हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सेल बायोलॉजी, है ना। ये कोशिका विज्ञान के नाम से जाना जाता है और यह हमारे बायोलॉजी का पहला अध्याय है। यहाँ से हम बायोलॉजी की शुरुआत करते हैं, ठीक है ना। जैसे घर बनाने के लिए ईंट की ज़रूरत पड़ती है, वैसे ही विज्ञान को पढ़ने के लिए या जीवित कोशिकाओं को पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले कोशिका को पढ़ना ज़रूरी होता है, ठीक है ना। जो कोशिका है इसे विज्ञान की भाषा में बोला जाता है साइटो। साइटो यानी कोशिका, और कोशिका का अध्ययन यानी यह हो जाएगा साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन को हम साइटोलॉजी कहा जाता है ना। जहाँ पे भी लॉजी शब्द लग जाता है उसे वहाँ पे हम किसकी बात करते हैं, अध्ययन की बात करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो कोशिका विज्ञान है, कोशिका विज्ञान बहुत ही जटिल विज्ञान है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, सूक्ष्म लेवल से लेके हम ऊपरी लेवल तक के चीज़ों को पढ़ते हैं। जैसे क्या होता है कि एक घर बनाने के लिए हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ती है और ईंटों से मिला के हम बनाते हैं घर का एक दीवार, और ऐसी ही कई दीवारें मिलके बनता है कमरा, और ऐसे ही कमरों से मिलके बना होता है घर। उसी प्रकार से जो हमारा शरीर बना है ये बना है कोशिका से, और ये बहुत सारी कोशिकाएं जो आपस में मिलती है तब ये क्या बनती है, हमारा ऊतक। और ऐसे बहुत सारे ऊतक मिलके बनाते हैं अंग। अंग मतलब क्या हो गया, जैसे हमारा हृदय हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, ये सभी क्या है, अंग है। तो ये ऐसे ऊतक से मिलता है अंग, और जो इस टाइप की जो अंग है इनसे मिलके बनता है शरीर, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो कोशिका है ये हमारे जीवन की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई है ना। क्योंकि ये क्या कर रही है, संरचना बनाने का भी काम कर रही है, और कार्यात्मक मतलब क्या है, जीवन को चलाने के लिए भी यह जरूरी होती है, ठीक है ना। अभी हम इसमें बात करेंगे कि जो सेल बायोलॉजी है, सेल बायोलॉजी से रिलेटेड 3 या 4 क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉम्पिटिटिव जो भी एग्जाम होते हैं उसमें क्वेश्चन आते हैं। तो हम इसमें बात करेंगे कि जो कोशिका है, कोशिका से पूछा जाने वाला सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि कोशिका की खोज किसने की थी, ठीक है ना। तो कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, और इन्होंने जो खोज की थी ये मृत कोशिकाओं के ऊपर की थी। कॉर्क कैम्बियम की जो कोशिकाएं हैं उनके ऊपर इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। लेकिन जो पहली जीवित कोशिका है, तो पहली जीवित कोशिका के ऊपर किसने खोज किया था, तो बात करेंगे हम जीवित कोशिका के ऊपर काम जो किया था वो किया था ल्यूवेनहॉक ने, जिन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब ये इसमें जो अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका की बात करते हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि जो सबसे छोटी कोशिका है दुनिया की सबसे छोटी कोशिका का नाम है माइकोप्लाज्म। ये सबसे छोटी कोशिका होती है ना। ये कोशिका इतनी छोटी होती है कि इन्हें माइक्रोन में गिनना पड़ता है, ठीक है ना। इन्हें हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते। और ये माइकोप्लाज्मा एक ऐसी कोशिका है जो जिसे क्या बोला जाता है, जिसे पार्क ऑफ जोकर बोला जाता है। मतलब ये क्या होता है, ये प्लांट के अंदर भी चली जाती है और एनिमल सेल्स के अंदर भी, मतलब पता ही नहीं चलता कि ये प्लांट सेल है या एनिमल सेल है, ठीक है ना। इतनी छोटी होती है ये, ठीक है। ऐसी क्या है, सबसे बड़ी कोशिका की बात करें हम तो सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका है, ठीक है ना। तो अभी तो हमने बात की कि भाई दुनिया की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, ठीक है ना। अब हम इसमें बात करेंगे कि मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो हम बात करें मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी कोशिका होती है मनुष्य का शुक्राणु, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्पर्म, ठीक है। ये पुरुष के अंदर पाया जाता है। और जो सबसे बड़ी कोशिका होती है ये होता है महिलाओं का अंडाणु, जिसे हम क्या बोलते हैं,
ओवम कहते हैं। ठीक है ना। तो अब यहाँ तक के समझ में आ गया कि दुनिया की सबसे बड़ी और छोटी कोशिका कौन सी होती है। इसी प्रकार से मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी और सबसे छोटी कोशिकाएं कौन सी होती है, ये हमने देखा। अब हम बात करते हैं कि दुनिया जो हमारे शरीर की जो सबसे बड़ी जो सबसे लंबी कोशिका है वो कौन सी है। ठीक है ना। देखिए, बड़ा होना और लंबा होना दोनों में अंतर होता है ना। जैसे हम बात करें कि ताजमहल, ताजमहल क्या है, बहुत लंबा है, लेकिन कुतुब मीनार कैसी है, बहुत बड़ी है। ठीक है ना। तो दोनों में क्या है, अंतर है। तो अब हम बात करते हैं कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, तो ये होती है तंत्रिका कोशिका। जो तंत्रिका कोशिका होती है मनुष्य के शरीर की, ये सबसे बड़ी कोशिका होती है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारे ब्रेन से लेके हमारे पैरों तक के हमारे जितने भी पार्ट है सभी दूर क्या है, तंत्रिका कोशिका फैली हुई है। ठीक है ना। तो ये तंत्रिका कोशिका किस काम में आती है, ये संवेदनाओं के काम में आती है ना। जैसे आपने देखा होगा कि उंगली को चोट लगी है तो वो चोट का जो सेंसेशन है वो हमारे ब्रेन तक के जाता है, तभी हमें क्या है, चोट का एहसास होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि हम काम में इतने ज़्यादा बिजी होते हैं, इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि काम करते करते कभी उंगली कट गई और हमें दर्द ही महसूस नहीं होता है। जैसे ही हमारी नज़र उस चोट पे पड़ती है तो हमें दर्द महसूस होने लगता है ना। ऐसा भी होता है ना। तो यहाँ पे खैर वो बात नहीं हम कर रहे हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि सबसे जो लंबी कोशिका है ये तंत्रिका की कोशिका होती है। ठीक है ना। अब ये यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसके अंदर कोशिका विभाजन बहुत अधिक पाया जाता है। ठीक है ना। तो हमारा जो शरीर के अंदर जो लीवर होता है, लीवर की कोशिकाओं में कोशिका विभाजन बहुत अधिक होता है। ठीक है ना। मतलब ये होता है कि यदि हमारा जो लीवर है, लीवर का यदि 80% भाग भी यदि डैमेज हो जाए और 20% भाग ही हमारा सही रहे तो भी हमारा लीवर उसे क्या करता है, रिकवर कर लेता है ना। इसलिए क्या होता है कि लीवर ट्रांसप्लांटेशन करना बहुत आसान काम है ना। और लीवर यदि कभी डैमेज हो भी जाए तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाता है। ठीक है ना। तो आपको क्या याद रखना है कि सबसे अधिक कोशिका विभाजन किस कोशिका के अंदर पाया जाता है, मतलब किस अंग में पाया जाता है, तो होता है लीवर के अंदर सबसे अधिक कोशिका विभाजन पाया जाता है ना। अब ऐसी कौन सी कोशिका है जिसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं के बराबर पाया जाता, तो वो कौन सी है, हमारी तंत्रिका कोशिका है ना। और ये कहाँ पाई जाती है, ये ब्रेन के अंदर पाई जाती है। यही कारण है कि जब भी हमें हमारे शरीर में कहीं पे भी चोट लगे तो वो जल्दी रिकवर हो जाती है, लेकिन यदि ब्रेन को यदि चोट लगे तो हम रिकवर नहीं हो पाते हैं, है ना। इसीलिए क्या होता है कि जो यातायात पुलिस वाले जो है वो हमें हेलमेट लगाने की सलाह देते हैं, तो वो जो सलाह हमें दे रहे हैं वो उनके लिए नहीं दे रहे हैं, वो हमारे लिए दे रहे हैं, है ना, कि हम सुरक्षित रहें, है ना। क्या होता है कि कभी एक्सीडेंट हुआ तो हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, है ना, सुधर जाएंगे, है ना। क्या होता है पैर टूट गया, राड डाल लेंगे, है ना, 6 महीने लंगड़े लंगड़े चलेंगे, उसके बाद में दौड़ने लगेंगे। ठीक है ना। पर यदि ब्रेन को कभी चोट लग जाए तो क्या होता है, इंसान रिकवर नहीं हो पाता है ना। आईसीयू में भर्ती रहोगे, वहाँ पे पैसे बर्बाद ही है ना, क्योंकि होता तो वही है ना कि महीना 1.5 महीने के बाद में राम नाम सत्य है। ठीक है ना। तो हमें क्या है, सावधानी रखना चाहिए, है ना। और ये यहाँ पे आपको बताने का सिर्फ एक ही मकसद था कि तंत्रिका कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं पाया जाता है। ठीक है ना। तो अपना ब्रेन को क्या रखना, सुरक्षित रखना। ठीक है। अब हम इसमें बात करते हैं। हाँ, अभी एक क्वेश्चन आया, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि सर ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। चूँकि ये टॉपिक यहाँ पे है नहीं, लेकिन एकदम से दिमाग में आ गया तो बता दे रहा हूँ। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, बोले सर जब कोशिका के अंदर जब ये तंत्रिका कोशिका है इसके अंदर कोशिका विभाजन नहीं होता है तो ब्रेन में ब्रेन ट्यूमर कैसे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो ट्यूमर है कैंसर है। कैंसर क्या है, कैंसर है कोशिकाओं की अनियंत्रित और अनियमित वृद्धि। जब जो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जब क्या है कि कोशिका विभाजन होता ही नहीं है तो कैंसर कैसे होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, गैल्मियम सेल कुछ जो ब्रेन के अंदर होती है इनके अंदर कोशिका विभाजन पाया जाता है, इस कारण यहाँ पे भी ब्रेन कैंसर होता है। ठीक है ना। और जो कैंसर है, कैंसर में एक चीज़ होती है कि कोशिकाएं अनियंत्रित रूप से क्या होती है, बढ़ने लगती है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद उनके अंदर क्या होता है, विभाजन होने के कारण
क्या होता है, कैंसर बीमारी एक गंभीर रूप धारण कर लेती है। ठीक है, अब बात करते हैं यह जो हमारा जो कोशिका विज्ञान है, इसका जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हम बात करते हैं, ये है कोशिका सिद्धांत। ठीक है ना। तो कोशिका सिद्धांत तो बहुत सारे वैज्ञानिकों ने दिए हैं, लेकिन इसमें जो सबसे सर्वमान्य जो मत है वो स्लाइडेन और स्वान का दिया हुआ मत है। ये है स्लाइडेन और स्वान का मत जो है वो सर्वमान्य हुआ है। अब ये यहाँ पे ये जो दो लोग हैं, ये दोनों अलग अलग फील्ड से बिलोंग करते हैं। जो स्लाइडेन है ये क्या है, ये प्लांट को रिप्रेजेंट करता है, और जो स्वान है ये एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। मतलब जो स्लाइडेन है इन्होंने पादप कोशिकाओं का अध्ययन किया है, और जो स्वान है इन्होंने एनिमल कोशिकाओं के ऊपर अधिक काम किया है। ठीक है ना। ये तो आपको ऐसे भी याद रह जाएंगे। याद रखने का तरीका ऐसा है ना, स्वान यानी क्या होता है, कुत्ता। कुत्ता क्या है, एनिमल है। ठीक है ना। तो स्वान कौन हो गए, जिन्होंने स्टडी किया है किसके ऊपर, एनिमल सेल्स के ऊपर। ठीक है ना, याद रखने के लिए, है ना। और जो स्लाइडेन है इन्होंने प्लांट के ऊपर बहुत अधिक अध्ययन किया था। ठीक है ना। अब ये जो कोशिका सिद्धांत है, इसके बाद में हम कुछ कोशिका अंगक के बारे में बात कर लेते हैं। जैसे एक जो कोशिका है, हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये क्या है, एक पर्टिकुलर एक इसे हम एक कोशिका मान लेते हैं। ठीक है ना। तो जो कोशिका है, तो कोशिका के चारों ओर क्या पाई जाएंगी, कोशिका झिल्ली पाई जाएंगी, है ना, जिसे हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ठीक है ना। तो मैं अभी यहाँ पे कुछ पार्ट्स के बारे में आपको बताऊंगा, है ना, और जो बचे हुए कुछ पार्ट हैं उनका हम अगले पार्ट में उसको हम देखेंगे। ठीक है ना। तो अभी मैंने यहाँ पे बताया, ये जो बाहरी जो भाग है इसे हम क्या बोलेंगे, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। और ये जो कोशिका झिल्ली जो होती है, कोशिका झिल्ली, ये एनिमल और प्लांट दोनों ही सेल्स के अंदर पाई जाती है। और ये बनी किसकी होती है, तो जो जितनी भी कोशिका झिल्ली होती है ये क्या होती है, ये बनी होती है प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है ना। और ये क्या होती है, अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य का मतलब ये हुआ है कि कुछ चीज़ों के लिए ये पारगम्य है और कुछ चीज़ों के लिए पारगम्य नहीं है, है ना। जैसे सपोज ये जो हमारी जो सेल्स है, ये जो सेल्स है इसमें कुछ चीज़ें अंदर आ सकती है ना, और कुछ चीज़ें बाहर जा सकती है। जैसे क्या हो गया कि यहाँ पे ये जो स्किन है, हम इसमें पसीना आता है, हमें पसीना आता है, मतलब यहाँ से कुछ चीज़ें निकल रही है। लेकिन यहाँ पे यदि मैं पानी डालूँ तो पानी डायरेक्ट अंदर चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा, है ना। अंदर से बाहर पसीना आ रहा, लेकिन बाहर से पानी मैंने यहाँ पे डाला तो ये शरीर के अंदर चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य बोलते हैं, है ना। और ये जो कोशिका झिल्ली है ये किसकी बनी होती है, ये प्रोटीन की बनी होती है। किस में पाई जाती है, तो एनिमल और प्लांट दोनों के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना, ये याद रखना है हमें। इसके बाद में यही जो बाहरी जो आउटर लेयर है, यहाँ पे क्या पाई जाती है, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। अब ये जो कोशिका भित्ति क्या होती है, ये थोड़ी हार्ड टाइप की होती है, और ये सिर्फ काय में पाई जाती है, प्लांट के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना। ये ह्यूमन जो सेल्स होती है उसके अंदर नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति सिर्फ प्लांट कोशिकाओं के अंदर ही पाई जाती है। और ये किसकी बनी होती है, तो ये बनी होती है सेल्यूलोज की बनी होती है। ठीक है ना, ये हमें याद रखना है। ठीक है। अब ऐसे ही क्या है, जो कोशिका है, कोशिका के अंदर बहुत सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं। ठीक है ना। जैसे हम बात करेंगे, इसके अंदर क्या हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, गोल्गी बॉडी हो जाएगा, है ना, लाइसोसोम हो जाएगा, वैक्यूल्स हो जाएगा, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, केंद्रक हो जाएगा, है ना। इस टाइप से क्या होता है, इसमें बहुत सारे कोशिका अंगक पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो हम 1 बाय 1 सभी अंगक के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो अभी हम बात करते हैं इस कोशिका के अंदर का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है।
इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी अल्टमैन ने की थी, ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसे बोला जाता है कोशिका का पावर हाउस। कोशिका का पावर हाउस। पावर हाउस क्यों बोला जाता है? पावर हाउस का काम क्या होता है? जैसे जो बिजली का पावर हाउस होता है वो बिजली सप्लाई करने का काम करता है, ठीक है ना। ऐसे ही क्या होता है जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में चीज़ें क्या रहेंगी, यहाँ पे जो चीज़ों के रूप में होता है, यहाँ पे 38 एटीपी जो होते हैं इसके, इसे ये कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। और ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज हमें ऊर्जा देने का काम करता है, ठीक है ना। अब इसमें एक चीज़ ये होती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीश्वसन पाया जाता है और इसके अंदर क्या पाया जाता है? ऑक्सीश्वसन पाया जाता है। प्लस इसके अंदर जो चक्र चलता है, इसमें पूछा गया है कई बार एग्जाम में कि इसके अंदर जो चक्र चलता है उसे क्या बोला जाता है। तो इसके अंदर जो चक्र चलता है उसे हम क्रेब्स चक्र कहते हैं, यानी क्रेब्स साइकिल के नाम से इसे हम जानते हैं, ठीक है ना। तो अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लिया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में हम बात करेंगे गोल्जी बॉडी की, ठीक है ना। तो गोल्जी बॉडी की बात करते हैं हम।